नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सीरीज के अंतर्गत आज हम इस प्रश्न पर आप सभी से बातचीत करेंगे। वह है अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताओं पर विचार करते हुए त्रासदी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, जो कि आगामी यूपीजीडीसी, यूजीसी नेट, यूजीपीजी छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ में हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस उम्मीद के साथ इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एमसीक्यू पैटर्न पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें, और साथ में अगर आपको मेंस जैसी लिखित परीक्षाओं में बैठने का मौका मिले तो आप निश्चित तौर पर 125 या 200 शब्दों में लिखने वाले प्रश्नों को आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी आत्मीयता के साथ अंत तक पूरे प्रश्नोत्तर को देख रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। अब जिस प्रश्न पर हम आप सभी से चर्चा किए, उसमें आप देख रहे हैं कि दो प्रश्न छिपे हुए हैं। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताओं के बारे में बातचीत करना है, इसके बाद त्रासदी सिद्धांत के ऊपर बात करना है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं क्या रही। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं इसलिए जरूरी हैं कि हमने इससे पहले प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को देखा और साथ में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को देखा। लेकिन विधिवत तरीके से देखा जाए तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत अरस्तु से मानी जा सकती है, जिसमें कि इन्होंने जो पोएटिक्स नाम से पुस्तक लिखी, उसमें तमाम विषयों पर इन्होंने चिंतन किया है। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। काव्य शास्त्र पर सर्वप्रथम विचार करते हुए अरस्तु ने काव्य के विविध भेदों, उनके प्रयोजनों, कथानक की संरचना और उसकी प्रकृति का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन, प्रगीत तथा संगीत सामान्यतः अनुकरण के ही प्रकार हैं। उम्मीद है कि आपने अरस्तु के अनुकरण को समझ लिया होगा। इसके पीछे वाली वीडियो में हमने बताया हुआ था कि जहां प्लेटो अनुकरण को ईश्वरीय प्रेरणा से जोड़कर देखते थे, वहीं प्लेटो ने माना कि अनुकरण केवल नकल नहीं है, बल्कि पुनः सर्जना है। उसको कलात्मक या फिर सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। तो काव्य शास्त्र में बातचीत करते हुए महाकाव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, दुखांतक किसे कहा जाता है, प्रहसन क्या है, प्रगीत क्या है, संगीत क्या है, इन सभी को अनुकरण से अरस्तु ने जोड़ा है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। आमतौर पर हम सभी भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें छंद का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो आगे चलकर जिस बात को अरस्तु यहाँ पर कह रहे हैं, वही छायावाद के समय में निराला इत्यादि कह रहे थे। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। उनके अनुसार काव्यत्व का प्रतिमान यदि छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध हैं। लेकिन होमर कवि हैं और छंद का प्रयोग करने पर भी एम्पेदोक्लेस भौतिकवादी या भौतिक विज्ञानी है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, दोनों ने कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन एक विशुद्ध रूप में कवि है और एक विशुद्ध रूप में भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिक्स का जानकार है। तो यहाँ पर अरस्तु का ये मानना है कि कोई व्यक्ति कविता छंद में लिखे या फिर न लिखे, कविता के लिए छंद की कोई अनिवार्यता नहीं है।
ऐसा नहीं है कि जो मूल रूप से कवि है वो छंदों का प्रयोग कर रहा है तो वो कवि होगा, और जो दूसरे स्ट्रीम का है अगर वो छंदबद्ध कविता लिखता है तो वो भी कवि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका जो मूल, उसकी जो पहचान है वो वही रहेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि अरस्तु छंद को अनिवार्य नहीं मानते। कोई जरूरी नहीं है कि छंदबद्ध कविता लिखने पर ही कोई कवि हो सकता है। आगे उनके अनुसार कि अतः कोई रचना गद्य में है या पद्य में, यह प्रश्न काव्यत्व के विचार के संदर्भ में महत्वहीन है। अरस्तु के अनुसार प्रयोजन यदि आनंद है तो वह काव्य है, और यदि सूचना मात्र है तो वह अकाव्य है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर अरस्तु द्वारा कही जा रही है, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। तो आपका उत्तर होगा कि आनंद है। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो अरस्तु ने काव्य के लिए छंद को एकदम से नकार दिया, दूसरा काव्य का प्रयोजन उन्होंने आनंद माना है। जबकि भारतीय काव्य शास्त्र में आप देखेंगे कि सभी ने अलग अलग तरीके से काव्य के प्रयोजन को माना है, जिसमें मम्मट ने 6 प्रयोजनों की चर्चा की हुई है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु केवल आनंद को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उनका ये मानना है कि जिस काव्य में आनंद का प्रयोजन है, उद्देश्य है, वह तो काव्य है। लेकिन अगर केवल सूचना मात्र है तो वो काव्य नहीं है। अरस्तु काव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु के विचार को भी हमें देखना चाहिए। अरस्तु काव्य की उत्पत्ति 2 कारणों से मानते हैं। हमारे यहाँ काव्य की उत्पत्ति को लेकर 3 बातें कही, जिसमें कि प्रतिभा को रखा गया, व्युत्पत्ति को रखा गया, हेतु को रखा गया। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने केवल 2 कारणों को माना है। पहला कारण अनुकरण की सहज प्रवृत्ति, जो बचपन से ही हमें रहती है। दूसरा, पशुओं की तुलना में अनुकरण की प्रवृत्ति और शक्ति मनुष्य में अधिक है। जब आप दर्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्लेटो हो या अरस्तु हो, दोनों क्या हैं? बुद्धिवादी दर्शन के रूप में रहे हैं, दार्शनिक के रूप में रहे हैं, यानी कि बुद्धि पर उनका फोकस रहा है। यहाँ पर भी वही कुछ बात कही जा रही है कि जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें पहला जो कारण है अनुकरण, यानी कि अनुकरण हम किसी खास उम्र में आकर नहीं करते हैं, बल्कि सहज रूप में बचपन से ही ये प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। और चाहे वो यूनान का व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, सभी बचपन से ही अनुकरण की सहज प्रवृत्ति अपने अंदर लिए होते हैं। हम सभी अगर याद करें तो हमने भी चीजों को अनुकरण से ही सीखा है, बचपन से ही। जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं, जो एकदम नवजात टाइप के बच्चे होते हैं या फिर साल 1.5 साल के होते हैं, वो भी धीरे धीरे अनुकरण करते हैं। लोग पूछते हैं कि बेटा फैन बताओ कहाँ है, तो वो संकेत करके बता देता है, क्योंकि उसने अनुकरण से ये जानकारी, ये ज्ञान हासिल कर लिया है कि जो ऊपर चीज चल रही है वो क्या है? फैन है। कई बार लोग बोलते हैं कि बेटा टीथ बताओ। आजकल नए युग में ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान सबसे पहले बच्चों को होता है, तो टीथ को वो बता देते हैं कि ये, क्योंकि वो भी धीरे धीरे जो उनके साथ उठते बैठते हैं या जो उनको खिलाते हैं, उसके आधार पर चीजों को जानते हैं, यानी कि अनुकरण करते हैं। और कई बार तो अक्सर मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो पूछता हूँ कि बच्चे कैसे हंसते हैं, तो वो हंस कर दिखाते हैं। बच्चे कैसे रोते हैं, तो वो रो कर दिखाते हैं। बच्चे कैसे नहाते हैं, तो एक्टिंग करके दिखाते हैं। यानी कि जो ये अनुकरण का तत्व है या फिर अनुकरण करने की जो क्षमता है, वो सहज प्रवृत्ति के रूप में बचपन से ही हमारे अंदर होती है। और कई बार तो हम सभी अनुकरण का बहुत ज्यादा उपयोग करके बहुत आगे तक निकल जाते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर है कि अगर मनुष्य की तुलना पशुओं से की जाए तो इसमें मनुष्य ज्यादा
अनुकरण की प्रवृत्ति को अपने अंदर रखता है। कई बार पशु इत्यादि भी नकल करते हैं। आजकल तो रील्स का जमाना है, अब कितना सही होता है कितना नहीं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो खास तौर से पालतू कुत्ते इत्यादि होते हैं वो भी काफी नकल करते हैं। तो कुल मिलाकर अनुकरण को भी काव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु ने महत्वपूर्ण माना हुआ है। अनुकरण की सहायता से ही वह प्रारंभिक ज्ञान अर्जित करता है। कौन? मनुष्य, जिसकी चर्चा भी मैंने अलग अलग व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से की। आप सभी भी अलग अलग अनुभवों से उसको समझ सकते हैं। अगर हम अनुकरण की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण दिया जा सकता है वो भाषा का उदाहरण है। भाषा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। हम कोई भी भाषा सीखते हैं, आमतौर पर जब हम सभी बड़े होते हैं तो एक तो क ख ग घ यानी हिंदी सीखते हैं और दूसरा ABCD हम सीखना शुरू कर देते हैं और कई बार हम उर्दू इत्यादि भी धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो व्यक्ति के अंदर सीखने की जो ललक है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाषा इसीलिए कहा जाता है कि भाषा जिस समाज में आपका जन्म होता है वहां की भाषा को आप सीखते हैं और उसको अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कैरिकेचर का आनंद तो अनुकरण का ही आनंद है। अरस्तु का मानना है कि अगर हम कोई हास्य व्यंग चित्र देखते हैं तो उसको देखने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो कहीं न कहीं उसमें अनुकरण की ही भूमिका है। यानी जो चीज हम पहले देखे रहते हैं उसी पर आधारित अगर कोई कार्टून है या फिर कोई ऐसा चित्र है जिसको देखकर आप हंसना शुरू कर देते हैं या फिर आपके अंदर एक हास्य भाव उत्पन्न होता है जो कि आनंद का एक रूप है, वो भी क्या है? अनुकरण के माध्यम से ही। अनुकरण के ही समान हम में एक दूसरी सहज वृत्ति भी है, सामंजस्य और लय। हम सामंजस्य स्थापित करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है, आजकल तो संगीत इत्यादि सुनने का या फिर उसको देखने का बहुत सारा माध्यम है, लेकिन मुझे याद है कि बचपन के दिनों में शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा आता था। लोग खाने पीने के बाद जहाँ पर तंबू इत्यादि लगा था या फिर टेंट लगा रहता था, लोग आगे पीछे घूमते थे, ऑर्केस्ट्रा वालों को तैयार होते हुए देखते थे। कोई हारमोनियम तैयार कर रहा है, कोई कुछ तैयार कर रहा है, मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबको लोग तैयार करते थे और फिर देखते थे कि अनुकरण के माध्यम से जो उनमें सामंजस्य स्थापित होता था और किस तरीके से सभी मिलकर जितने भी दर्शक होते थे सबको एक जगह बांध लेते थे और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करते थे। इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ कि सभी अलग अलग जगह बैठे हुए लेकिन उनके अंदर सामंजस्य लय है और फिर वो एक प्रोग्राम के रूप में बदल जाता है, कार्यक्रम के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सब किसके माध्यम से है? अनुकरण के माध्यम से। इसीलिए अरस्तु ने अनुकरण को सौंदर्य शास्त्र से जोड़ा हुआ है। अब हम मूल प्रश्न पर पहुंचते हैं कि इस अनुकरण के साथ साथ जिस चीज पर अरस्तु ने विचार किया उसको एक सिद्धांत के रूप में दे दिया, दुखांतक, जिसको कि हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम त्रासदी भी कहते हैं, इसको दुखांतक भी कहते हैं, इसको ट्रेजिडी के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। तो दुखांतक का विवेचन अरस्तु ने कैसे किया? अरस्तु ने अचानक नहीं किया है, चाहे वो अनुकरण की बात की जाए चाहे दुखांतक की बात की जाए। अरस्तु से पूर्व उनके जो गुरु रहे प्लेटो ने पहले ही कर दिया था। तो आप लिखेंगे कि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने काव्य का भेद करते हुए अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांतक पर विचार किया था। बाद में अरस्तु ने इसको स्पष्ट किया जिसकी सामान्यतः व्याख्या की जा सकती है और बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर कोटेशन अरस्तु का था जिसको कि हमने तोड़कर सामने रखा हुआ है ताकि आप पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखें और खुद समझ में भी आ जाए। तो कहा गया कि दुखांतक यानी ट्रेजिडी कार्य व्यापार का अनुकरण है। कार्य व्यापार यानी कि एक्शन या जो घटना है उसका क्या है?
अनुकरण है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। यानी जो एक्शन है, जो घटना है, वो गंभीर, पूर्ण और विस्तृत हो सकती है। कार्य व्यापार अभिनय होता है। यानी जब हम एक्शन से ही तो एक्टर बना हुआ है, एक्ट्रेस बना हुआ है, तो कार्य व्यापार क्या है? अभिनय होता है, जिसको कि हम प्रस्तुत कर सकते हैं रंगमंच पर, वर्ण नहीं होता है। हम कितना भी वर्णन करेंगे, सामंजस्य लय नहीं स्थापित कर पाएंगे। अभिनय के माध्यम से ही कार्य व्यापार को अच्छे से समझा जा सकता है। भाषा, लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। कार्य व्यापार करुणा और भय को उत्पन्न कर इन भावों का विरेचन करता है। एक्शन के माध्यम से जो भी एक्टर है या फिर उस घटना को अंजाम देने वाला है, उसके अंदर जो करुणा है, जो भय है, उसके माध्यम से क्या होता है? विरेचन होता है। तो यहीं पर अरस्तु ने अपने अगले सिद्धांत के बारे में इंडिकेट कर दिया, संकेत कर दिया कि दुखांतक के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये विरेचन क्या है। जैसा कि मैंने अरस्तु के पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि वो एक मेडिकल फैमिली से जुड़े हुए थे, उनके पिताजी डॉक्टर थे। तो जाहिर सी बात है कि अपने विचारों में वो जो परिवार का परिवेश है, अरस्तु के अंदर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर ट्रेजेडी के बारे में कई बातें उन्होंने कही कि जो ट्रेजेडी है, कार्य व्यापार का अनुकरण है। कार्य व्यापार जो है वो गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार को अभिनीत किया जाता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाषा, लय, सामंजस्य, गीत आदि का समन्वय होता है दुखांतक में। कार्य व्यापार द्वारा जो करुणा और भय, ये दोनों भाव हैं, इन भावों को उत्पन्न कर इनका विरेचन किया जाता है। तो ये तो दुखांतक के कुछ पॉइंट रहे यहाँ पर, लेकिन आगे चलकर अरस्तु ने इनके कुछ अंगों की बात की है, जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आप दुखांतक को ट्रेजेडी और त्रासदी में जरूर ध्यान रखिए। दुखांतक मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अलग बात कह रहा हूं। ट्रेजेडी और त्रासदी के बारे में ही बात हो रही है। तो अरस्तु ने इसके अंगों का निर्धारण किया कि इसके कुल 6 अंग होते हैं। क्या होते हैं? कि कथानक हो, उसमें उसमें चरित्र हो, विचार हो, पद योजना हो, गीत हो और दृश्य हो। तो दुखांतक के ये 6 अंग हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में ये सभी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षाओं में आपको एकदम से इसको याद करके जाना है। क्रम से अगर याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। इनमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम है। दृश्य अनुकरण की पद्धति है। तो यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि इन 6 में से जो 3 है, शुरुआती में 3 जो हैं, कथानक हो गया, चरित्र हो गया और विचार हो गया, ये अनुकरण के क्या है? विषय हैं। इनको ध्यान रखना है। और पद योजना, गीत जो है वो अनुकरण के माध्यम है और जो दृश्य है अनुकरण की पद्धति है। तो 3 चीजों की बात इसमें की गई कि अनुकरण के विषय के रूप में कौन है, अनुकरण के माध्यम के रूप में कौन है और अनुकरण के पद्धति के रूप में कौन कौन है। तो इस तरीके से भी अगर आप बांट कर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। पद्धति में दृश्य, माध्यम में गीत और पद योजना और कथानक, चरित्र, विचार, ये क्या है? इसके विषय के रूप में। तो आराम से ये 6 अंग आपको याद हो जाएंगे। कथानक को लेकर आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र की किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा उसमें लिखा गया है। हमने बहुत ही संक्षेप में जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। कथानक के अंतर्गत अरस्तु के अनुसार कथानक का अर्थ केवल कथा या कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की संरचना है। यहाँ पर कहा गया कि कथानक को केवल आप कथा या कहानी के रूप में न देखिए, बल्कि इस रूप में देखिए कि घटनाओं की संरचना है। दुखांतक किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कार्य व्यापार का अनुकरण है, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं।
चरित्र में भी कार्य व्यापार ही प्रमुख है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक्शन की बात की जा रही है, घटना की बात की जा रही है, उसका बड़ा रोल है। अरस्तु के चाहे अनुकरण की बात करें, चाहे दुखांतक की बात करें, उसमें अहम भूमिका कार्य व्यापार, जो एक्शन है, जो गतिविधि है या फिर जो घटना परिघटना है, उसका रोल है यहाँ पर। तो कथानक में भी कार्य व्यापार की भूमिका है और चरित्र में भी है। दुखांतक को दो चीजें अधिक रोचक और आकर्षक बनाती हैं, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। अरस्तु ने स्थिति विपर्य को परिपेतैया और अभिज्ञान को अनग्रोरिसिस कहा हुआ है। आमतौर पर ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि स्थिति विपर्य को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं और अभिज्ञान को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं। यहाँ पर स्थिति विपर्य का संबंध कार्य व्यापार से है। स्थिति विपर्य का अगर हम अर्थ लगाएं तो उस परिवर्तन से है जिसमें कार्य व्यापार विपरीत दिशा में मुड़ जाता हो, और अभिज्ञान का अर्थ है कि अज्ञान का ज्ञान में बदल जाना, यानी कि परिणित हो जाना। अरस्तु ने कथानक के लिए 3 विशेषण रखे हुए हैं: गंभीर, पूर्ण और कुछ विस्तृत। पूर्ण कथानक वह है जिसमें आदि, मध्य और अवसान। तो यहाँ पर हमने कथानक पर थोड़ा सा विस्तार से आप सभी को बताया कि अगर सवाल पूछ लिया जाए या फिर आपको लिखने के लिए आ जाए विस्तार से कि अरस्तु ने कितने तरीके के कथानकों के बारे में चिंतन किया है, तो वो है गंभीर कथानक, पूर्ण कथानक और कुछ विस्तृत कथानक। और उन्होंने कहा कि पूर्ण कथानक वह है जो 3 भागों में बटा हुआ हो: आदि, मध्य और अवसान में। अगर हम चरित्र की बात करें तो अरस्तु ने चरित्र को समझाने के लिए 4 बिंदुओं को रेखांकित किया। चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र औचित्यपूर्ण होना चाहिए, चरित्र यथार्थ होना चाहिए, चरित्र में सुसंगति होनी चाहिए। तो जैसा कि सामान्य तौर पर हम सभी चरित्र के बारे में जानते भी हैं और अरस्तु ने उसी चीज को यहाँ पर रिपीट किया है। जैसे हम सभी अगर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि अच्छा चरित्र है, कईयों का लिखा रहता है कि उत्तम चरित्र है। हालांकि अच्छा चरित्र ही ज्यादा सही है, उत्तम को तो अपवाद माना जा सकता है। तो यहाँ पर उससे हटकर हमें ध्यान रखना है कि अरस्तु ने चरित्र को समझाने के लिए 4 तरीके की बात यहाँ पर कही कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, यथार्थ उसमें होना चाहिए और सुसंगति होना चाहिए। पद योजना यानी कि भाषा और विचार पर विचार करते हुए अरस्तु का मानना था कि घटना और संवाद दोनों में पृथक पृथक संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। जो घटना है, जो कार्य व्यापार है और जो संवाद है, जो पद योजना है या फिर विचार है, दोनों प्रस्तुत हों, लेकिन दोनों में संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये संप्रेषण क्या है? जैसे मैं आप सभी के सामने अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। अभिव्यक्ति देने की सबकी अलग अलग शैली होती है। कोई बहुत धारा प्रवाह बोलता है, कोई ठहर कर बोलता है, कोई समझाने का प्रयास करता है। कोशिश ये होती है कि बात संप्रेषित हो जाए, यानी कि सामने वाले तक पहुंच जाए। कई बार आपने देखा होगा कि अभिव्यक्ति तो होती है लेकिन संप्रेषण नहीं हो पाता है। लोग एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं कि फला ने क्या बोला है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो चाहे वो कोई घटना हो, चाहे संवाद हो, दोनों में अलग अलग संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। शैली के बारे में अरस्तु का मानना है कि कवि या लेखक को स्पष्टता और गरिमा के साथ औचित्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो वैसे ही लेखक में स्पष्टता होती है, गरिमा होती है, जो एक जिसको हम नियंत्रण बोलें या फिर मर्यादा बोलें या सीमा बोलें, और उसका एक उद्देश्य होता है, काव्य लिखने का प्रयोजन होता है, वही उसकी शैली को बतलाता है। जैसे कुछ की शैली प्रसाद शैली होती है, कुछ की शैली
माधुर्य शैली होती है, कुछ की शैली ओजपूर्ण होती है। आपने अलग अलग अगर भक्तिकालीन कविताओं को पढ़ा होगा तो इससे आप जोड़ सकते हैं। काव्य दोष को लेकर भी अरस्तु ने विचार किया। काव्य शास्त्र में अरस्तु ने काव्य दोषों का साथ ही उनके निराकरण का विवेचन किया है। उन्होंने दोषों के 5 आधार माने: असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्प विघातक वर्णन। तो ये 5 काव्य दोषों की चर्चा अरस्तु ने की। जबकि भारतीय काव्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो किसी ने 10 की चर्चा की है, किसी ने 3 की चर्चा की है। मुख्य रूप से 3 की बात की जाती है। ठीक है। अब बल्कि दोष तो तमाम है, लेकिन वही शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष की हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने 5 तरीके का कहा कि असंभव वर्णन, मतलब कि जिसका संभव ना हो उसका वर्णन करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर काव्य दोष उसमें आएगा। अयुक्त वर्णन यानी कि जो अनुचित तरीके से कोई चीज कही गई हो उसका वर्णन। अनैतिक वर्णन, कोई वर्णन ऐसा किया गया जो कि नैतिक नहीं है। विरुद्ध वर्णन यानी कि हटकर, शिल्प को तोड़ने वाला वर्णन। ये दोष माने गए हैं अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से और अरस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो। इनमें प्रथम 4 का संबंध काव्य वस्तु से है। ऊपर के जो 4 हैं इनका संबंध किससे है? काव्य वस्तु से। यानी कि जो आप 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कथ्य और एक पढ़ते हैं शिल्प। तो ये कथ्य से संबंधित है 4, और जो अंतिम है वो काव्य शिल्प से यानी कि शिल्प से संबंधित है। तो कथ्य और शिल्प में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, अरस्तु ने उसकी चर्चा की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अरस्तु ने अपने काव्य विषयक मान्यताओं में त्रासदी को एक सिद्धांत के रूप में देखा है। इसकी चर्चा प्लेटो ने सामान्य तौर पर काव्य के भेद के रूप में देखा। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया, जो कि आपके सामने एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि हमने प्लेटो के अरस्तु के काव्य विषयक जो भी मान्यताएं रही हैं उनको समझा दिया, और त्रासदी को लेकर आपको लिखने के लिए आएगा तो निश्चित तौर पर आपकी कलम चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, आप बेहतर लिखकर आएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।